तो टॉपिक चल रहा फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्सेशन इन इंडिया, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखा पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 में आओ। एज यू नो, फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, consistency is the key. So to make consistency you have to watch part 1 of this particular topic, then you have to come to this particular topic. Is that clear? Good. चलो, ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। सो रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू हैव टू मार्क इन योर कॉपी फ्रॉम 1 to 17। कॉपी कलम लेकर होपफुली आप बैठे ही होंगे, है ना। वो तो बिन बताए रूल है हमारे हर एक वीडियो का, राइट। तो मार्क करना है 1 to 17। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्या होता है आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। ध्यान रहे कि हमारा जो बजट डेफिसिट है उसको रिड्यूस होने की बात करें तो कौन से स्टेप ले सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। 4 स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी वन बाय वन देखते हैं। पहला, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रहे कि जो रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडीज देना, ये क्या है कि हर साल हमें हर बार देना पड़ता है। दैट्स वाई ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑब्वियस है अगर इसको हम रिड्यूस करते हैं तो जो हमारा डेफिसिट बजट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए पहला तो बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन में देखो पहला जहां पे भी है वो होगा, बाकी जहां पे नहीं है वो नहीं हो सकता। तो देखो 4 ऑप्शन से हम आगे 3 ऑप्शन पे। ओके, अगला, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। अब ध्यान से समझो, अगर नया वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियस है उस पर खर्चे होंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तो बताओ कि आपका जो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा था बजट, वो और ज्यादा डेफिसिट नहीं हो जाएगा, मतलब और ज्यादा घाटा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा तो जस्ट अपोजिट काम कर रहा। इसमें क्या है, डेफिसिट रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए दूसरा नहीं हो सकता। एवरीबॉडी, दूसरा नहीं हो सकता तो बच्चा हमारा कौन सा ऑप्शन, या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, देखो 2 ही स्टेटमेंट से हम 50-50 पे पहुंच गए। तीसरा, रेशनलाइजिंग सब्सिडीज। मतलब क्या हुआ समझो कि जो सब्सिडीज है उसको आप रेशनलाइज कर दो, मतलब कि जो जरूरी सब्सिडीज है बस उसी को दो, बाकी को बंद कर दो या कम कर दो। तो ऑब्वियस है अगर ऐसा करोगे आप तो आपका डेफिसिट रिड्यूस होगा, मतलब पैसे बचेंगे तो बजट डेफिसिट रिड्यूस होगा। तो तीसरा बिल्कुल होगा ही होगा। तो पहला होगा और तीसरा होगा। तो आंसर हमारा दिख रहा होगा आपको कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि चौथा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे थे, ऑप्शन ए और सी, और ऑप्शन ए ही हमारा पहला और तीसरा हो गया। अब चौथा क्यों नहीं होगा, ध्यान समझो। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो बताओ यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो बजट है और डेफिसिट रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, ऑब्वियस इंक्रीज होगा। ओके, सो होपफुली एवरीबॉडी सारे के सारे ऑप्शन आपके एकदम अच्छे से क्लियर है। तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट। फिर से बजट की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। याद कीजिए अभी तो 2025 चल रहा, उससे पहले 2015 से पहले 2015 में नीति आयोग आया, राइट। उससे पहले हमारा क्या होता था, प्लानिंग कमीशन थी, 5 ईयर प्लान, राइट। तो उसमें 2 एक्सपेंडिचर होते थे हमारे पास, क्या, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अभी क्या होता है, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है क्या आप सब? अब ध्यान से समझो, उस टाइम पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन कौन से थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी और पेंशन, सब्सिडी, चारों के चारों थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एवरीबॉडी, है ना। ध्यान समझिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मोर और लेस उसी को हम नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते थे। तो ये चारों के चारों उसके पार्ट हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि ऑल ऑफ द एबव फॉर्म पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट। Non-plan expenditure is the money spent on so-called non-productive area. A major part of non-plan expenditure is obligatory in nature. मतलब वो obligatory है कि देना ही देना है ना। Recurring kind of, मतलब repeat हो जाओ। Revenue expenditure type of, like interest payment, pension, statutory transfer to states or UT government. The biggest item of non-plan expenditure was interest payment. आपको मालूम है कि major chunk जो है हमारे बजट का वो इंटरेस्ट पेमेंट आज भी इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है ना। एंड डेट सर्विसिंग, डिफेंस एक्सपेंडिचर और सब्सिडी, इन सब में जो पैसे लगते हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के पार्ट। अब
पॉइंट नोट करने वाला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट हैज बीन एबॉलिश नाउ। क्यों? क्योंकि अभी नीति आयोग आ गया। अभी जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एकदम अच्छे से क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग एक टर्म है, उसको हम क्यों यूज करते हैं? रेजिंग रिसोर्सेज फॉर किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप केवल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, एज पर FRBM एक्ट 2003। क्लियर है क्या आपको? तो इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Deficit financing is when a government spends more money than it receives as revenue। ठीक है, डेफिसिट उसी का मतलब घाटा हुआ डेफिसिट। एंड मेक्स अप फॉर द डिफरेंसेस बाय बोरोइंग और प्रिंटिंग न्यू करेंसी। मतलब जो डिफरेंस बचा उसको क्या करती है, या तो कहीं से उधार लेती है या तो नई करेंसी प्रिंट करती है। लेकिन नई करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, आपको पता है, इस पर FRBM एक्ट। तो दिस इज यूजुअली डन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब डेफिसिट को फाइनेंस क्यों करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन अराइज। कैपिटल गेन हो सकता है कौन से कंडीशन में? 3 स्टेटमेंट है। पहला, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन दी सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो, किसी प्रोडक्ट के सेल में इंक्रीज होगा ना तो रेवेन्यू गेन बढ़ेगा, ना कि कैपिटल गेन। दैट्स वाई पहला तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन देखो, पहला गया, चौथा गया, बचे 2 ऑप्शन, बी और सी। दूसरा स्टेटमेंट, व्हेन देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन। देखो, प्रॉपर्टी जो है एक फिक्स एसेट है, मतलब कैपिटल एसेट है। तो उसके अगर प्राइस में इंक्रीज आता है नेचुरल तरीके से तो ऑब्वियस है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन का पार्ट हो जाएगा। तो दूसरा बिल्कुल होगा। तीसरा, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलरिटी। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। अगर आपने कोई पेंटिंग खरीदा और उसकी पॉपुलरिटी बढ़ जाए और उसका प्राइस अचानक से बढ़ जाए तो भी ऑब्वियस है कैपिटल गेन का एक पार्ट होगा। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया बी। एकदम क्लियर सबस। तो आप देख सकते हो, सिंपल सी चीजें हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। कैपिटल गेन इज एन इंक्रीज इन कैपिटल एसेट वैल्यू एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द एसेट इज सोल्ड। Realized capital gains and losses occur when an asset is sold which triggers a taxable event। क्या होता है? अगर आप सोल्ड कर देते हो, पैसे आपको मिल जाते हैं, तो एक टैक्सेबल इवेंट है, मतलब इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आप रख लोगे। अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस समटाइम refers referred to as paper gains and losses reflect an increase or decrease in the investment value but are not considered a capital gain that should not be treated as a taxable event। obvious है, अभी तक वो आपने बेचा खरीदा नहीं है, मतलब बेचा नहीं है अपने एसेट को, दैट्स वाई वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा तो आपके कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएगा, बल्कि टैक्सेबल इवेंट नहीं हुआ। जब कब हुआ? जब आप उसको बेच दोगे, पैसे आ जाएंगे तब। पहला गलत है, बता ही दिया मैंने आपको, है ना। दूसरा और तीसरा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है एवरीबॉडी? तो आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल स्टिमुलस का मतलब कि गवर्नमेंट जो है रिसेशन के टाइम पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ पैसे का ऐलान करती है। मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इसको कि इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब स्पेंडिंग बढ़ा रही गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। उसी को फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टिमुलस। और ये जनरली किया जाता है कब? जब रिसेशन में हो इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के पहिए को चलाने के लिए, माफ कीजिएगा, इकोनॉमी के पहिए को चलाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्यूज किया गया मनी को फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं। बोलो क्लियर सबस। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में बोला, फिजिकल स्टिमुलस इज एन एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कैसे करेंगे? इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टैक्स कट्स और इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएंगे या फिर टैक्स में कटौती करेंगे सच दैट लोगों के पास पैसे बचे और वो लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें सच दैट इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो। फिजिकल स्टिमुलस आल्सो रिफर टू पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन बाय अ गवर्नमेंट दैट टिपिकली रिड्यूसेस टैक्सेस और रेगुलेशन और इंक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises? मतलब CPSC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, जिसको PSU आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? दो स्टेटमेंट। पहला, गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट। मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट मतलब उसके पास जो उधारी है उसको चुकता करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। बिल्कुल गलत। अरे डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करती है सच दैट कि उसका फिजिकल डेफिसिट कम हो, साथ में एफिशिएंसी बढ़े पीएसयू का, और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसमें से एक रीजन जो पहला दिया है वो नहीं है। दूसरा, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल। नहीं भाई, उसको अच्छा बनाने के लिए ही ऐसा करती है, ऐसा नहीं कि उसका इंटेंशन नहीं है कंट्रोल करने को, है कि नहीं? तो इसलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट। हाँ बिल्कुल है। बोला द साइलेंस फीचर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज दैट एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल शुड रेस्ट विद द गवर्नमेंट। ध्यान रहे क्या, 51% शेयर और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है किसके पास रहे? गवर्नमेंट के पास। उसके साथ साथ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो ध्यान से। पहला है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट्स, दूसरा रिड्यूस बजटरी डेफिसिट, तीसरा टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन पीएसयूज, चौथा इनेबल गवर्नमेंट टू कंसंट्रेट ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं किसके? डिसइन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट? ध्यान समझिएगा, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है? पहला स्टेटमेंट, द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज एन प्रोविजन यूज्ड बाय अ केयरटेकर गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है एवरीबॉडी, दोनों जो है दोनों टाइप की गवर्नमेंट यूज कर सकती है। मतलब वोट ऑन अकाउंट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट और रेगुलर गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। दैट्स व्हाई पहला स्टेटमेंट गलत। पहला गलत तो ये और सही गया बच्चा बी और डी। दूसरा देखते हैं, अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, जबकि इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर और रिसीट। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो इंटरिम बजट जो है उसमें दोनों होता है, एक्सपेंडिचर और रिसीट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो लास्ट गवर्नमेंट है उसको नहीं पता कि जो अभी इलेक्शन होने वाला है उसमें वो जीत के आएगी कि नहीं। दैट्स वाई वो इंटरिम बजट निकालती है और उसमें दोनों होता है। कब तक? जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। क्या क्या रहता है? एक्सपेंडिचर और सीट दोनों के दोनों। बोलो क्लियर है क्या? तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट कैन बी प्रेजेंटेड बाई बोथ रेगुलर गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट की बात करें ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, जबकि इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर और रिसीट। वोट ऑन अकाउंट इज जस्ट एन इंटरिम परमिशन टू स्पेंड मनी एज अगेंस्ट एन इंटरिम बजट विच इज एन इलोबरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट इंक्लूडिंग चेंजेस इन टैक्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो डिपार्टमेंट फाइनेंस कमीशन के अंदर में है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर में है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक, यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, फाइनेंस कमीशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स which is a part of Ministry of Finance is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो बजट है कौन पेश करता है, किसमें? पार्लियामेंट में, है ना। कौन ले डाउन करता है ये आपको बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग द गवर्नमेंट्स फिजिकल पॉलिसीज एंड इंश्योरिंग साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट फॉर द कंट्री। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तीन स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन विच ऑफ द एबव एक्शन कैन बी कंसीडर अ पार्ट ऑफ फिजिकल स्टिमुलस। अभी ऊपर समझाया मैंने फिजिकल स्टिमुलस। कटिंग द टैक्स रेटेड, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, बिल्कुल। एबॉलिशिंग द सब्सिडीज, बिल्कुल नहीं। क्यों? अच्छा, एबॉलिशिंग द सब्सिडीज, सब्सिडीज को एबॉलिश करो, पैसा बचेगा, है ना, सही है। लेकिन वही तो नहीं करना, मतलब पैसे नहीं बचाने हैं, पैसे स्पेंड करने हैं सच दैट लोगों के हाथ में पैसे आए और वो उसको खर्च कर पाए। बोलो हाँ ना। तो इसलिए तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर, शाबाश। तो अभी हमने पीछे देखा था ऊपर सारा कुछ डिटेल में, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ले देकर वही है, इसलिए हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं सच दैट थोड़ा आपका टाइम बच जाए। ओके, हाँ, रिविजन इज द की। मालूम है मेरे को कि बार बार रिपीट करने से आपके जेहन में आपके जेहन में, ठीक है, जेहन ही ठीक रखो। वैसे सबकॉन्शियस माइंड में बोलने वाला था कि दोनों में बैठ जाता है, इसलिए आपका वो क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट। नो प्रॉब्लम, अगर आप चाहो तो एक बार ऊपर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में बात हो रही, 4 स्टेटमेंट है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मेजर्स टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर यूज किए जा सकते हैं। पहला, इनकरेजिंग एफडीआई। देखो एफडीआई हमारे देश में आती है, मतलब क्या हुआ कि एफडीआई मतलब कि बहुत सारा पैसा आता है तो क्या करता है, यहीं पे मशीनरी, यहीं पे फैक्ट्रीज लगाता है, तो उसका फायदा तुरंत थोड़े ना मिलेगा आपको, वो तो थोड़े टाइम बाद जाकर जब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, है ना, सेल होगा, तब जाके उसका बेनिफिट होता है, तुरंत के तुरंत नहीं होता, इसलिए पहला तो नहीं होगा। तो पहला नहीं होगा तो ऑप्शन ए और सी तो हो गया, बच्चा कौन सा, बी और डी। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे जो पैसा जा रहा, अगर उसको प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो वहाँ से जो पैसे जा रहे थे वो बच जाएंगे और आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, वही चाहिए था हमें, राइट। तीसरा, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल, क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेसी में बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज है कि उनका सैलरीज जो है इतना ज्यादा जाता है, साथ में उनको इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे ऊपर, बहुत पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो अगर डाउन साइज करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से देखा जाए तो पैसे बचेंगे, मतलब उनका फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं, सेलिंग ऑफ लोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड टेकिंग, इसको आपको पता ही है, डिसइन्वेस्टमेंट है, सॉरी, हाँ डिसइन्वेस्टमेंट है, अभी ऊपर देखा हमने क्या होता है, इससे फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस होता है, उसके लिए भी किया जाता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, शाबाश। क्या पढ़ने की जरूरत है एक्सप्लेनेशन, नहीं ना, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है एवरीबॉडी, दैट्स वाई आगे बढ़ जाएंगे। बोल रहा आगे क्वेश्चन है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्स। देखो पुराने क्वेश्चन है जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो था, अभी तो जीएसटी हो गया है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तीनों के तीनों एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स हैं, आप ध्यान में रखना। और वैसे ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। सबसे पहले कौन हुआ, चारों के चारों देखते हैं वन बाय वन। नेशनलाइजेशन फॉर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, आई थिंक ये 1955-56 में हुआ था, देख लेते हैं, डोंट वरी। अब स्टेट बैंक का तो सबको पता है कब हुआ था, है ये 1955 में हुआ था क्या, रुक जाओ अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को। इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 में हुआ था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक पहला 5 ईयर प्लान चला था, तो 1951 ये हो गया। अब बताओ सबसे पहले कौन सा हुआ, इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, एक ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आप देख सकते हो चारों के चारों मैंने बता दिया, बिल्कुल सही था क्या सारा कुछ, इसमें कंफ्यूजन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55-49 बिल्कुल सही है, शाबाश। सो एवरीबॉडी ए करेक्ट है सारा का सारा, होपफुली आपको भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कितनी बार, कई बार, तो आपको बस ध्यान में रखना है वन बाई वन सबको। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है देखो चारों में से, पहले पढ़ते जाते हैं फिर समझ आ जाएगा। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट बोलते हैं, है ना। दूसरा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रेवेन्यू चल रहा तो ये हो गया दूसरा, तो बी का पहला और सी का दूसरा, ठीक है। अगला, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट माइनस बोरोइंग, तो ऐसा करोगे तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, तो ये हो गया तीसरा। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट, लेस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे मतलब फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आता है एवरीबॉडी, तो ये चौथा हो जाएगा। तो 31-24 3124 करेक्ट ऑप्शन ए ही मिल गया हमें। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बन गया, क्या, कि प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ है ना। अच्छा, और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और माइनस बोरोइंग, जितना भी हम बोरो कर रहे हैं मतलब उधार ले रहे हैं, ठीक है क्या, ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। और वहीं पे बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट होता है बस सिंपल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। बोलो एकदम क्लियर, गुड, सारा कुछ। और रेवेन्यू का मैंने बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, एकदम क्लियर है चारों के चारों क्या, सब यहाँ पे देख सकते हो वही चीज है जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान है इनडायरेक्ट पूछ रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स,
वेल्थ टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बोलो, एकदम सिंपल वाली चीजें हैं क्या? तो हमसे क्या पूछा था? इनडायरेक्ट, तो दूसरा और चौथा इनडायरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हुआ बी। बोलो, एकदम क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिवाइंग, कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट? ध्यान रहे, इनकम टैक्स के बारे में कौन सा करेक्ट है? यूनियन लगाता है, कलेक्ट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ और स्टेट। बिल्कुल, पहला ही आंसर ऑप्शन करेक्ट मिल गया। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इनकम टैक्स के बारे में कि एज पर आर्टिकल 270 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन लिवाइज, कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ और स्टेट्स। The union levy and collect income tax, and after deducting the cost of collection, it distributes a portion of net proceeding among the state in accordance with फाइनेंस कमीशन का जैसा भी रिकमेंडेशन हो। याद करो IPAT-FT कब? पिछले लेक्चर में किसी में तो मैंने क्लियर किया था आपको, है ना? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय। कौन पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नहीं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है क्या? इकोनॉमिक सर्वे। बोलो, क्लियर है? हर साल पढ़ते हो आप ना, तो यही करती है। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल है, पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। इट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट एवरी ईयर प्रीसीडिंग द यूनियन बजट, मतलब यूनियन बजट से जस्ट पहले। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर इट्स प्रिपरेशन। द सर्वे इज प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन एंड होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। बोलो, एकदम क्लियर हुआ क्या? किसके बारे में? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉड अबाउट थ्रू, है ना? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री, तो कौन सा टैक्सेशन लगाएंगे तब? तो पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। मतलब जो टैक्सेशन है हमारा प्रोग्रेसिव हो और जो एक्सपेंडिचर है वो भी प्रोग्रेसिव हो। तो एक काम करो, आप समझ लो पहले प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, तीन टाइप के टैक्सेशन होते हैं। क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि अगर आपके पास ज्यादा है, क्या ज्यादा है? इनकम, तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। कम इनकम है, कम टैक्स लेंगे। इसको बोल दिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हमारे यहाँ यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। अच्छा, रिग्रेसिव क्या होता है? फिर जस्ट उल्टा होता है। अगर आप ज्यादा कमाओगे कम टैक्स लेंगे, कम कमाओगे ज्यादा टैक्स लेंगे। बोलोगे सर ये क्या बात हुई? ये तो जबरदस्ती की चीज हो गई। एवरीबडी बहुत ज्यादा जगह, बहुत सारी जगह पे ऐसा करना पड़ता है, सच दैट हम लोअर तबके, मतलब जो लोग कम इनकम कमा रहे हैं उनको हम मोटिवेट कर पाए ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए। ठीक है, ओके। आप कहोगे सर प्रोग्रेसिव हो गया, रिग्रेसिव हो गया। एक चीज और बोला जिसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं आप। तो प्रोपोर्शनल क्या है? प्रोपोर्शनल ध्यान समझो। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम टू सेम, कुछ भी हो, है ना? गरीब हो, अमीर हो, कम कमाते हो, ज्यादा कमाते हो, इक्वल दो। ठीक है, तो उसको प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ तीनों के तीनों? वेरी गुड। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन पे आते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री, मतलब जो इनकम है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर से दोबारा पूरी जनता में रीडिस्ट्रीब्यूट करो। तो कैन बी बेस्ड व्हाट अबाउट थ्रू, कैसे कर सकते हैं? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, ज्यादा लोगों से, मतलब ज्यादा जो कमा रहे हैं उनसे ज्यादा लिया जाए, जो कम कमा रहे हैं कम लिया जाए। उसके बाद विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर करो आप वो भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अच्छा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन्वॉल्व टैक्सिंग हायर इनकम इंडिविजुअल एट हायर रेट्स रिजल्टिंग इन मोर सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन दी वेल्दी, मतलब ज्यादा अमीर वालों पर ज्यादा बर्डन आता है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व डायरेक्टिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिंग टू अ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और इनिशिएटिव दैट बेनिफिट लोअर इनकम ग्रुप। क्या हो? लोअर इनकम ग्रुप, जिनके पास कम पैसे हैं उन पे ज्यादा खर्चा हो। ये है हमारा क्या? प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, जस्ट उल्टा। ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं, जैसा कि ज्यादा जिनके पास पैसे हैं उनके पास ज्यादा है तो इसलिए उन पर एक्सपेंडिचर कम होगा। दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेयर wealth is transferred from the affluent to the less privileged, fostering a more equitable distribution of resources. बोलो, एकदम क्लियर? गुड। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? इज डिवाइड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स? ना। इज डिवाइड बाय यूनियन और कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट? ना। देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? जो स्टेट, सॉरी,
सेंटर ही लगाती है और सेंटर ही करेक्ट करती है, ठीक है। तो लिवाई बाय यूनियन एंड बिलोंग टू इट्स एक्सक्लूसिवली, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सी चीज है everybody। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था, सिंपल सा छोटा सा लेक्चर था जिसमें 17 ही क्वेश्चन थे। होपफुली एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, उसके साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो भी सारा क्लियर होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, अगर आपको सन की तरह चमकना है तो फर्स्ट बर्न लाइक द सन, तो पहले सन की तरह जलना सीखो। मतलब जब आप सन की तरह, सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो जरूरी है कि आप सन की तरह जलना भी सीखो। ऐसा नहीं है बिना जले जो है चमक नहीं आने वाली। ये कहना है अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर है, साथ में लेक्चर भी अच्छे से क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।